जय हिंद क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति, फिर उसके बाद से हमने पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट का बायोग्राफी, उनकी कथा, आत्मकथा कह सकते हैं। ठीक है, उस सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है राष्ट्रवाद, उदय एवं प्रभाव। तो इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले जानेंगे कि राष्ट्रवाद आखिर में होता क्या है। तो राष्ट्रवाद की मूल अवधारणा को हम समझेंगे सरल परिभाषा के रूप में। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामूहिक भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता, साझा पहचान और अपने देश के प्रति निष्ठा एवं प्रेम का विकास करती है। राष्ट्रवाद देखिए क्या है। राष्ट्रवाद वह अवधारणा है जिसमें व्यक्ति और समाज जो एक दूसरे से काफ़ी घृणा अगर कर रहे हैं किसी भी कारण से, लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध, आक्रमण से बचाव के लिए हम दूसरे देशों के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ऐसी जो अवधारणा होती है वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सरल भाषा में था, समझने में आसानी हुई होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, मुख्य कारण क्या थे। तो राष्ट्रवाद का अगर उदय देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति में ही देखा जाता है। फ्रांस की क्रांति जब हुई 1789 में, वहीं से राष्ट्रवाद का जन्म माना जाता है, जो कि इसमें भी लिखा हुआ है। पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फ्रांस की क्रांति में देखा जाता है। इसने सत्ता निरंकुश राजा के हाथ से छीनकर आम नागरिकों के हाथ में सौंपी थी। आप जान ही रहोगे, फ्रांस की क्रांति में आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के प्रशासनिक सुधार में भी आप देख सकते हैं, उसकी बायोग्राफी हमने पढ़ाई थी। तो नेपोलियन ने एक समान कानून व्यवस्था, मानक नापतोल प्रणाली और साझा मुद्रा लागू करके विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले लोगों को एक साझा पहचान दी थी, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था नेपोलियन बोनापार्ट के। अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मध्यम वर्ग का अभ्युदय। मध्यम वर्ग जो कि शिक्षित मध्यम वर्ग के रूप में देखा जाता है। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय मध्यम वर्ग के अंतर्गत शिक्षक, व्यापारी, वकील और डॉक्टर का उदय हुआ। ठीक है, जिसने रूढ़िवादिता और निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया। निरंकुश राजा जो वहाँ के रहते थे तो उन सारे लोगों का विरोध किया मध्यम वर्ग वालों ने। ठीक है, चौथा कारण अगर देखा जाए औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध एकजुटता। ठीक है, ब्रिटिश शासन के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण के खिलाफ भारत के सभी वर्गों ने एकजुट होकर संघर्ष किया, जिससे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। ठीक है, तो इसको समझना है तो समझाते हैं। देखिए, औपनिवेशिक, जानते हैं कि भारत भी उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने भारतीयों का काफ़ी ज़्यादा शोषण किया। भारत में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे और अभी भी करते हैं, लेकिन क्या होते थे, जैसे उच्च अगर देखा जाए तो ब्राह्मण होते थे, बाकी सभी नीचे कास्ट के रूप में देखे जाते थे, तो उनमें हमेशा भेदभाव की भावना रहती थी। लेकिन जब ब्रिटेन का अत्याचार बढ़ने लगा तो क्या हुआ, सभी वर्ग एक हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, राष्ट्रवाद के बहुआयामी प्रभाव। राष्ट्रवाद ने जब जन्म लिया तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़े? तो प्रभाव तो पड़ा ही होगा, एक तरफ सकारात्मक पड़ा होगा और एक नेगेटिविटी का संचार रहता ही। जहाँ सकारात्मक चीज़ें होती हैं वहाँ नकारात्मक चीज़ें भी अवश्य होती हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्रों का अंत हुआ। निरंकुश राजतंत्र में आपको मैंने बताया ही था, लुई 16वां था, उसको राजतंत्र की गद्दी से हटा दिया गया वहाँ की जनता द्वारा। ठीक है, आपको पढ़ाया था, निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ। और नकारात्मक में देखेंगे तो उग्र राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद देखिए सही है,
लेकिन उग्र राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि राष्ट्रवाद के लिए आप खड़े तो हो गए, आप एकजुट हो गए लोगों के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए, सभी समाज एक एक हो गए अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये होगा सकारात्मक, सकारात्मक हुआ। ठीक है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद जब हो गया कि हमने तो जीत लिया, दूसरे देश को यहाँ से भगा, दूसरे लोगों को यहाँ से भगा दिया, उपनिवेशों को भगा दिया, जैसे ब्रिटेन को। उसके अलावा हमारे अंदर विचार आया कि दूसरे देशों पर जाकर कब्जा कर लें, वहाँ की ज़मीन को हड़प लें। ठीक है, अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ मान लें, तो ये होता है उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है, और दूसरा सकारात्मक प्रभाव में देखेंगे तो एकीकरण और नए राष्ट्र। एकीकरण और नए राष्ट्र के रूप में इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गैरीबाल्डी का नाम आता है, और जर्मनी की तरफ से भी एक व्यक्ति थे, उनका भी नाम आता है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक दूसरे से काफ़ी घृणा करते थे ये दोनों देश। लेकिन जब राष्ट्र की एकता का बात हुआ कि दोनों पर किसी तीसरे देश ने हमला किया या उनकी जो भी उन पर अत्याचार हो रहे थे, इन दोनों ने मिलकर उसका सामना किया, और साम्राज्य बिखरे थे और नए राष्ट्र स्वतंत्र बने रहे। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। ठीक है, ये तो सकारात्मक प्रभाव हुआ कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। नकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ, विश्व युद्ध का कारण। अब जब उग्र राष्ट्रवाद होगा, फांसीवाद, नाजीवाद के कारण प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध हुए। ये भी कारण था, विश्व युद्ध का कारण बना। देखिए, जब उग्र राष्ट्रवाद होगा, दूसरे देश को हड़पने की बात आ जाएगी कि अपने देश को तो आज़ाद करा ही लिया, उसके अलावा लालच और जंगी कि दूसरे देश पर भी अपना कब्जा कर लिया जाए। निरंकुश राजतंत्र के माध्यम से वहाँ के जो मेन लीडर्स होते थे, अगर उनके खिलाफ अगर कोई बोलता था उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। फांसीवाद, नाजीवाद के कारण प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ये इनके नकारात्मक पहलू हैं। तीसरा, अगर सकारात्मक पहलू की बात करें तो औपनिवेशिक गुलामों से मुक्ति। देखिए, ब्रिटेन जो था, भारत के परिप्रेक्ष्य में ही लेंगे जिससे समझ में आएगा। देखिए, ब्रिटेन जो था भारत पर अपना उपनिवेश बनाया हुआ था भारत को। ठीक है, तो भारत की जनता, जैसे भारत, वियतनाम, अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला, तो वहाँ भारत के लोगों ने, वियतनाम, अफ्रीका और अन्य देशों ने ब्रिटेन के खिलाफ गुलामी से मुक्ति के लिए विद्रोह किया। ये पॉजिटिव थिंग था। ठीक है, और नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ इसका, सांप्रदायिकता और नस्लीय तनाव बढ़ गया। देखिए, सांप्रदायिक हिंसा होने लगे, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति विद्वेष और सीमा संबंधी विवाद बढ़े। अल्पसंख्यक समुदाय जो होते थे, मेजॉरिटी में जो नहीं होते थे, जैसे कि सिख हो गए, ईसाई हो गए, अगर कम संख्या में है तो अन्य धर्म के लोग जो होते थे, उन्हें उनके बीच द्वेष की भावना जन्म लगी, एक दूसरे से ही लड़ते झगड़ने लगे। ठीक है, तो इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसके माध्यम से हम सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, कहाँ हुआ, एवं उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।